हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है दोस्तों बाल विकास के सिद्धांत, और इस टॉपिक से रेगुलर जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहे हैं और पुनः आने की जो है संभावना है। तो आज का ये जो टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ रेगुलर अपलोड करते रहता हूँ, साथ ही जो ज़रूरी सूचनाएं हैं आपको वहीं पर मिलती रहती हैं। अगर सेशन पसंद आता है तो दोस्तों लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है, जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग को पढ़ना है सिद्धांत का, वह है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, काफ़ी सारे जो है मनोवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। विकास की गति और विकास की अवस्थाओं को देखते हुए अलग अलग सिद्धांतों का जो है अलग अलग प्रिंसिपल्स का प्रतिपादन किया गया है और बताया गया है कि किन किन सिद्धांत को जो है अप्लाई होता है, कौन कौन से सिद्धांत जो है विकास की गति के क्रम में। इससे पहले हम लोगों ने जो है विकास के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, जैसे विकास के स्टेजेस, ठीक है, डेवलपमेंट के स्टेजेस और डेवलपमेंट के बारे में और भी चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, जिससे कि आप सारे वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो समझते चलिएगा, एक एक पॉइंट को मैं जो है समझाते चलूँगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह गर्भ से कब्र तक चलती है। तो जैसे कि मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया हुआ है, डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है हमेशा चलने वाली, निरंतर चलने वाली। इसी सिद्धांत को निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। ये कभी रुकती नहीं है, यह गर्भ से कब्र तक चलती है। कहने का ये मतलब है कि जब एक बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ होता है तभी उसके माँ के गर्भ में ही उसका विकास, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके जन्म से पूर्व ही डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है और यह समाप्त कब होती है? कब्र में। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति के मरने के बाद ही ये प्रक्रिया समाप्त होती है। तो इसलिए इसे कहा जाता है निरंतरता का सिद्धांत। ये कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। अलग अलग स्टेजेस में इसकी गति अलग अलग हो सकती है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन रुकती पूरी तरह से कभी नहीं है। ये सिर्फ मृत्यु के बाद ही रुकती है। इस वजह से इस सिद्धांत को कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत, जो कि निरंतर चलते रहती है। दोस्तों अगर आप C-TET में 130 प्लस नंबर लेकर के आना चाहते हैं और अपनी तैयारियों को और भी बेहतरीन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन आप लोगों के लिए C-TET की एक बेस्ट बुक लेकर के आया है, जिसको पढ़ करके आप 100% 130 से भी ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों अगर इसके कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर आप विषय सूची में देख पाएंगे कि सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर बिल्कुल एक ही जगह पर कवर किए हुए हैं, जैसे कि बाल विकास और अध्यापन कला, इसके अलावा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथमेटिक्स और पर्यावरण के कंटेंट और जो पेडागोजी होते हैं वो सारी चीज़ें एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी। इसके अदर बुक की बात करें तो सेपरेट बुक आपको अगर लेना है तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पर्यावरण, मैथमेटिक्स के आपको सेपरेट बुक मिल जाएंगे। और इसके अलावा C-TET के जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं वो भी आपको इस पब्लिकेशन से अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे इसको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर से सीधे आप क्लिक करके अपने बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो सिद्धांत है उसको देखते हैं। वो है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। कहने का ये मतलब है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसका क्या मतलब है, इसको समझिएगा। इसका ये मतलब है कि जब कोई बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो वो अपने कामों को, किसी चीज़ को पकड़ना या फिर रोना या फिर जो भी उसकी क्रियाएं होती है वो पूरे होल बॉडी से अपना करता है, जिसको कहते हैं होल टू पार्ट जाना। पहले वो सारी क्रियाओं को होल करता है, सारे जो है अपने पूरे बॉडी में, ठीक है, अपने पूरे बॉडी के मदद से करता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा जब रोता है तो उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है, उसके रोने के साथ साथ उसके हाथ पैर हिलने लगते हैं, यानी कि वो अपनी पूरी बॉडी से रोता है। ठीक है, सिर्फ मुंह से नहीं रोता है, वो अपनी पूरी बॉडी से रोता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो अपनी बॉडी पर उसको कंट्रोल आने लगता है। ठीक है, जब वो बाद में बड़ा होने के बाद रोएगा तो बिना अपने हाथ पैरों को हिलाकर भी वो रो सकता है। और एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि
किसी छोटे बच्चे को, एक छोटा बच्चा है 2 महीने 4 महीने 6 महीने का बच्चा है, अगर उसको कोई उसके हाथ में पेन पकड़ाएंगे तो वो पूरी अपनी हथेली से उस पेन को पकड़ेगा, ठीक है। या फिर कोई बॉटल उसके सामने ले जाएंगे तो पूरे अपने बाहों से अपने उस बॉटल को पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसे अपने बॉडी पार्ट पर कंट्रोल आने लगता है। पेन आप पकड़ाएंगे तो वो सिर्फ अपनी मुट्ठी से पकड़ लेगा या फिर अपनी 2 उंगलियों से पकड़ लेगा, और बड़े होने के बाद उस पेन का यूज़ भी वो बड़ी आसानी से सिर्फ 2 उंगलियों से लिखने में कर सकता है। इसी सिद्धांत को कहते हैं दोस्तों विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। सबसे पहले सामान्य होता है यानी जनरल होता है, किसी भी काम को पूरे जनरल अपने पूरे होल बॉडी से करता है, और धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है तो अपने बॉडी के पार्ट्स पर उसको कंट्रोल आने लगता है, जैसे कि उंगलियां, हथेलियां, ठीक है। इस तरह से फिर वो स्पेसिफिक हो जाता है, यानी कि इसको कह सकते हैं कि विकास जो है होल टू पार्ट होता है। पहले पूरे बॉडी से पूरे होल वो करता है किसी भी काम को, और बाद में पार्शियल करता है, बाद में अपने पार्ट के रूप में अपने बॉडी पार्ट से किसी छोटे काम को वो कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो सिद्धांत है उसको देखते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसका क्या अर्थ होता है, आनुवांशिकता तथा पर्यावरण के कारण सभी में भिन्नता पाई जाती है। ये तो बात आपको पता ही होगा कि आनुवांशिकता की वजह से हर एक व्यक्ति दिखने में एक दूसरे से अलग होता है, लेकिन उसकी सारी चीज़ें, उसका माइंड, ठीक है, उसके कार्य करने की क्षमता, उसके सोचने की क्षमता, हर एक चीज़ जो है एक व्यक्ति से भिन्न होती है। किसी भी 2 व्यक्ति में कोई भी चीज़ें समान रूप से नहीं होती, किसी की बुद्धि कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो इस तरह से, तो ये क्यों होता है, ये आनुवांशिकता की वजह से भी होता है और पर्यावरण की वजह से भी होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आनुवांशिकता का अर्थ क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई माता पिता है, ठीक है, कोई पति पत्नी है, और दोनों जो हैं उनकी नज़रें कमज़ोर हैं। तो जब उनका बच्चा पैदा होगा तो हो सकता है कि कुछ बड़ा होने के बाद या बचपन से ही उसके बच्चे की भी आँख थोड़ी कमज़ोर हो, या कुछ उम्र में थोड़ा सा आगे जाने पर उसके आँखें कमज़ोर हो जाएं, ठीक है, ये भी होता है। तो ये होता है आनुवांशिकता। लेकिन पर्यावरण क्या होता है, मान लीजिए उस बच्चे को ऐसे पर्यावरण में रखा जाता है जिसे वो अपनी आँखों का इस तरह से यूज़ करता है कि उसकी आँखें बाद में कमज़ोर हो जाती है। जैसे बहुत ज़्यादा टीवी देखना, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर में ज़्यादा गेम्स खेलना या कंप्यूटर चलाना, या फिर ऐसी जगहों पर रहना जिससे आँखों की रोशनी जल्दी कमज़ोर हो जाती है। तो आनुवांशिकता की वजह से भी ऐसा होगा और पर्यावरण की वजह से भी ऐसा होगा। तो डिफरेंसेस इसी वजह से पैदा होते हैं। आनुवांशिकता की वजह से भी हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, और पर्यावरण, इन दोनों के कारण जो है सभी में किसी न किसी तरह की भिन्नता पाई जाती है। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है क्रमिक विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो क्रमिक विकास का सिद्धांत होता क्या है, बालक का विकास निश्चित क्रम में ही होता है। कहने का यह मतलब है कि जैसे कि मनोवैज्ञानिकों ने एक निश्चित क्रम निर्धारित की हुई है, जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था, सबसे पहले प्रीनेटल पीरियड था, ठीक है, फिर इन्फेंसी है, फिर उसके बाद प्री चाइल्डहुड है, उसके बाद लेटर चाइल्डहुड है। तो इस तरह से जो एक अवस्था उन्होंने दी हुई है, ठीक उसी क्रम में जो है किसी भी बालक का विकास होता है। ऐसा नहीं होता है कि बालक सबसे पहले शिशु है, शैशवावस्था में है, उसके बाद सीधा वो किशोरावस्था में पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो क्रम वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया हुआ है, जैसे कि 0 से 2 साल के समय को उन्होंने शैशवावस्था कहा हुआ है, उसके बाद 2 से 6 साल का समय पूरे बाल्यावस्था है, उसके बाद 6 से 11 या फिर 12 साल की उम्र को उन्होंने उत्तर बाल्यावस्था कहा है। तो ये जो अवस्था उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, निर्धारित किया हुआ है, तो उन्होंने पूरे प्रैक्टिकल के साथ ये निर्धारित किया हुआ है। और इसी स्टेजेस में जो है बालक का विकास होता है। पहले वो शैशवावस्था में ही जाएगा, और उसके बाद वो पूर्व बाल्यावस्था में जाएगा, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था में जाएगा। ये क्रम जो है निश्चित क्रम में ही किसी भी बच्चे का विकास होता है, चाहे वो किसी भी जीव का ले लिया जाए, किसी भी जानवर का ले या फिर मनुष्य का ले, ये एक समान ही होता है, यानी क्रमिक विकास होता है। इसमें एक यूनिफॉर्म पैटर्न पाया जाता है, यानी कि बिल्कुल निश्चित क्रम में ही उनका विकास होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि वो सीधे शैशवावस्था से किशोरावस्था में नहीं पहुंच जाएगा, एक निश्चित क्रम में ही उसका विकास धीरे धीरे होने लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो क्या है, वो है दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, सभी बालक में विकास एक निश्चित दिशा में होता है, ठीक है। इसको समझिएगा, सभी बालक में विकास का एक निश्चित पैटर्न, एक निश्चित क्रम और एक निश्चित दिशा होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे की बॉडी है, तो उसकी एक दिशा निर्धारित है, ठीक है। उसकी दिशा जो है नेचुरली निर्धारित है कि उसके बॉडी का विकास
कैसे होगा, ठीक है, लेफ्ट से राइट होगा या सेंटर से जो है बाहर की ओर जाएगा, इस तरह से एक निर्धारित है। और ये दो तरह से होता है, दो तरह जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है सेफेलोकॉर्डल और सेकेंड इसको कहा जाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये दोनों होते क्या हैं? सेफेलोकॉर्डल, जिसको आप हिंदी में सिरोत्पदोन्मुखी विकास भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि शरीर का विकास सर से पैर की ओर होता है। जैसे कि कोई एक बालक है, ठीक है, उसका ये सिर है और ये उसके हाथ पैर हैं, तो पहले क्या होगा? सिर से पैर की ओर उसका विकास होगा। पहले उसके सिर विकसित होंगे, जब वो अपने माँ के गर्भ में होगा तब भी की ये बात है और जन्म के बाद की भी। सबसे पहले सिर विकसित होता है, ठीक है, उसके बाद उसके नीचे की ओर धीरे धीरे नीचे की ओर उसका विकास की गति धीरे धीरे दिशा जो है नीचे की ओर जो है बढ़ती जाती है। सबसे पहले सिर विकसित होगा, फिर उसके जो भी इधर के हार्ट फेफड़े वगैरह हैं, ठीक है, वो सभी उसके विकसित होंगे, फिर हाथ, और उसके बाद धीरे धीरे उसके पैरों की ओर उसके विकास की गति जाने लगती है। तो दिशा इसकी निर्धारित है। दिशा क्या है? सिर से पैर की ओर। इसी वजह से इसे सिरोत्पदोन्मुखी विकास भी कहते हैं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सेफेलोकॉर्डल। इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। सेफेलोकॉर्डल क्या होता है? किसी भी बालक का विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। पहले उसका सिर विकसित होगा, धीरे धीरे दिशा जो है नीचे आती जाएगी और अंत में उसका पैर विकसित होगा। इस तरह से विकास की गति होती है। अब समझते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या है प्रॉक्सिमोडिस्टल? प्रॉक्सिमोडिस्टल में दोस्तों क्या होता है कि विकास की प्रक्रिया केंद्र से बाहर की ओर होती है। जैसे कि ये होल बॉडी है, ठीक है, होल बॉडी है किसी भी बालक का, तो सबसे पहले उसका विकास सेंटर में होगा, उसके पेट की ओर होगा, और धीरे धीरे बाकी जो है बाहर की ओर उसका विकास की गति धीरे धीरे होने लगती है। यानी कि सबसे पहले उसका विकास सेंटर में होगा और उसके बाद बाहर की ओर उसके हाथों की ओर उसके पैरों की ओर उसका विकास चलेगा। तो ये होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉर्डल आप लोगों ने समझा कि सेफेलोकॉर्डल में जो है विकास की गति सिर से पैर की ओर या ऊपर से नीचे भी आप कह सकते हैं, इस तरह से उसके विकास की गति होती है। पहले सिर विकसित होता है, फिर उसके बाद पैर विकसित होते हैं। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है? सेंटर से जो है बाहर की ओर विकास होती है। सबसे पहले बीच में विकास होगा और उसके बाद विकास की दिशा जो है बाहर की ओर फैलने लगती है विकास, ठीक है। बालक का विकास जो है सेंटर से बाहर की ओर होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि आगे जो है कौन सा सिद्धांत दिया गया है। आगे है दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता है? बालक पहले अपने सभी अंगों को और बाद में अंग के भागों को चलाना सीखता है, ठीक है। तो ये होगा एकीकरण का सिद्धांत। साइकिल चलाने में एकीकरण का सिद्धांत काम आता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। एकीकरण क्या होता है? जैसे मैंने पहले बताया कि बालक किसी भी काम को पहले होल बॉडी से करता है, पूरे अपने शरीर से करता है। बॉटल पकड़ना, पेन पकड़ना, अपने माता पिता के हाथों को पकड़ना, ये सभी कामों को पूरे बॉडी से करता है। अपने हथेली से करेगा, अपने पूरे बाहों से करता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता जाता है तो स्पेसिफिक अंगों पर उसका कंट्रोल आते जाता है। किसी भी काम को वो 2 उंगलियों से कर सकता है या अपनी हथेली से कर सकेगा। लेकिन इसी तरह से, ठीक है, तो पहले क्या पूरा होल बॉडी से करेगा और बाद में अंगों के छोटे छोटे हिस्सों से करेगा। तो इसी को कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। जब वो बड़ा हो जाता है तो पूरे बॉडी से और स्पेसिफिक अंगों से, दोनों से करने लगता है, सभी अंगों से और बाद में अंगों के भागों से करने लगता है। जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल इसका साइकिल चलाना। साइकिल जब हम चलाते हैं तो अपने पैरों का यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने हथेलियों का भी यूज़ करेंगे और साथ ही 2 उंगलियों, 3 उंगलियों या फिर अपनी उंगलियों का भी यूज़ करेंगे ब्रेक लगाने के लिए। पैडल चलाने के लिए पैरों का यूज़ होता है, हैंडल संभालने के लिए पूरे हथेलियों का यूज़ होता है और ब्रेक लगाने के लिए उंगलियों का यूज़ होता है। तो हम बड़े होने के बाद क्या करते हैं? अपने पूरे बॉडी को हर एक पार्ट से काम करते हैं। पूरे बॉडी का भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं, उसकी जो है छोटे छोटे पार्ट्स का भी सभी को मिला करके एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इसको कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही है इंटीग्रेशन, यानी कि समावेश होता है पूरे बॉडी का और बॉडी के पार्ट्स का समावेश, तरह से पूरे समावेशित रूप से उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अंतर संबंध का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। ये क्या होता है इसको समझिएगा। हर तरह का विकास दूसरे वाले विकास पर आधारित होता है तथा उसे प्रभावित भी करता है। कहने का ये तात्पर्य है कि अंतर संबंधित होते हैं हर एक तरह का विकास। जैसे कि मनुष्य का शारीरिक विकास, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ठीक है, और मैंने एक बताया था सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये जो डेवलपमेंट है 3 तरह के, जिसके अंतर्गत और भी जो उसके सब डेवलपमेंट भी आते हैं। तो ये तीनों तरह के विकास, और उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, उसका सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
कहने का मतलब है कि अगर किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अगर बाधित होता है, फिजिकल डेवलपमेंट उसका अच्छा से नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ प्रभाव उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर पड़ेगा, उसके सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट पर पड़ेगा, ठीक है, उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट पर पड़ेगा, उसके इमोशनल डेवलपमेंट पर जरूर पड़ेगा। अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर है, उसका विकास शारीरिक रूप से अच्छा से नहीं होता है, तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बाधित होगा, प्रभावित होगा, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर है, यानी कि कुछ ज़्यादा ही विकलांग है, तो कई बार क्या होता है कि वो बच्चा ठीक से बोल भी नहीं पाता, ठीक से सुन भी नहीं पाता, ठीक से किसी के साथ डिस्कशन नहीं कर पाता, उसके मुंह से लैंग्वेजेस जो हैं उसकी बातें अच्छे से नहीं निकलती हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। और कई बार जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई गूंगा है, अगर कोई ठीक से बोल नहीं पाता, तो कई बार ये होता है कि वो बहरा भी होता है। तो बहुत सारे ये जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के अलग अलग जो है डोमेन्स हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर किसी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थोड़ा सा लो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थोड़ा सा बेहतर नहीं है, तो उसका सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छा से नहीं होता, ठीक है। अगर उसका संज्ञान अच्छा से विकसित नहीं हो पाता, तो समाज में जो है लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, इमोशनली वो स्थिर नहीं होता है। तो ये सभी डेवलपमेंट के डोमेन्स आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यानी कि परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। तो यहाँ पर समझते हैं कि मैच्योरेशन और लर्निंग किस तरह से इम्पोर्टेंट है किसी भी बालक के विकास में, किसी भी बालक के डेवलपमेंट में। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता और अधिगम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कोई भी बालक हो, किसी भी बालक के विकास में जो है उसकी परिपक्वता और उसके द्वारा सीखा जाने वाला कोई भी चीज़ें, कोई भी बातें, यानी कि उसके द्वारा ग्रहण किया जाने वाला अधिगम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उसके विकास के लिए, ठीक है। तो इस बात को एक एक करके समझिएगा। सबसे पहले परिपक्वता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, यानी कि मैच्योरेशन। जब तक कोई बालक किसी भी काम को करने के लिए मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक उस काम को वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि एक बहुत ही छोटा बालक, 1 साल के बालक को अगर आप 1-2 साल के बालक को या 5-6 साल के बालक को आप साइकिल चलाने को कहेंगे, तो वो साइकिल नहीं चला पाएगा, ठीक है। तो कहने का यह मतलब है कि जब तक उसकी उम्र साइकिल चलाने की नहीं हो जाती, वो साइकिल बिल्कुल नहीं चला पाएगा। वो उस काम को तभी कर पाएगा, किसी भी काम को वो तभी कर पाएगा जब उसके लिए, उस काम को करने के लिए वो मैच्योर हो जाए, एक जो है मिनिमम एज में पहुंच जाए कि हाँ वो उस काम को कर सकता है। उसी तरह से लर्निंग भी इम्पोर्टेंट है उस विकास की प्रक्रिया से गुजरने के लिए, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने साइकिल का एग्जांपल दिया, तो उसको लर्निंग पे भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर कोई बालक सीखा नहीं है, अगर कोई बालक साइकिल चलाना नहीं सीखा है और आप उसको डायरेक्ट साइकिल अच्छी तरह से चलाने को कहेंगे, तो वो बिल्कुल नहीं चला पाएगा, ठीक है। तो किसी भी साइकिल को चलाने के लिए उसको परिपक्व होना, यानी कि मैच्योर होना, साइकिल चलाने के लिए मैच्योर होना और सीखना, लर्निंग, ये जो है अधिगम, ये दोनों का होना आवश्यक है, तभी वो किसी भी काम को कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पर इस प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग में यही होता है कि बालक किसी विकास के उस क्षेत्र में तभी पहुँचता है जब तक कि वो उस काम को करने के लिए परिपक्व और अधिगम जो है हासिल कर चुका हो। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिखेगा वो है आनुवंशिकता और पर्यावरण का संयुक्त उत्पाद। कोई भी बालक, ठीक है, किसी भी बालक का विकास जो होता है, बालक का विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण का संयुक्त उत्पाद होता है। अब ये कैसे होता है इसको समझिएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। किसी भी बालक का जो विकास होता है वो उसकी आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का संयुक्त उत्पाद होता है। कहने का ये मतलब है कि बालक किसी भी स्टेज में है, ठीक है, चाहे वो बाल्यावस्था में है, चाहे वो किशोरावस्था में है, चाहे वो शैशवावस्था में है, उसका जो है आनुवंशिक गुण उसका कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। उसके जीन में ही होते हैं आनुवंशिक गुण जो उसको अपने खुद के माता पिता से प्राप्त होते हैं। तो किसी भी स्टेज में बालक का जो विकास होता है आनुवंशिकता पर निर्भर तो करता ही है, साथ ही पर्यावरण पर भी निर्भर करता है कि वो किस तरह के पर्यावरण में रहता है, ठीक है। उसका विकास उसी तरह निर्भर करेगा। जैसे कि मान लीजिए माता पिता हिष्ट पुष्ट हैं, ठीक है, लेकिन वो गरीब घर के हैं, बहुत ही ज़्यादा गरीब घर के हैं, तो उनका जो बच्चा होगा उनको अच्छी तरह से पोषण नहीं मिलेगा, ठीक है। जीन से तो बच्चे जो है आनुवंशिक तौर पर तो बहुत हिष्ट पुष्ट होंगे, बहुत
जो है हेल्दी होंगे, बट उनको उस तरह का इन्वायरमेंट अगर नहीं मिल पाएगा जिससे उनको हेल्दी फूड नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छी मालिश नहीं मिल पा रही है, ठीक है, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, बहुत प्रदूषित जगह पर रहते हैं, तो हो सकता है कि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से ना हो। और इसी तरह इसके ठीक उल्टा भी, विपरीत भी आप कह सकते हैं। मान लीजिए बच्चे का पर्यावरण बहुत अच्छा है, ठीक है, वो अमीर घर का है, उसको बहुत अच्छा पोषण मिल रहा है, बहुत अच्छे उसको मालिश मिल रही है, लेकिन अगर उसके माता पिता में से कोई जो है बीमार है, कोई एक बीमार था या फिर दोनों बीमार थे, तो उनको जो है आनुवांशिक गुण उसका जो है अच्छा नहीं होगा। इस वजह से बालक का शारीरिक और मानसिक विकास भी प्रभावित हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि बालक का जो विकास होता है वो आनुवांशिक और पर्यावरण का संयुक्त उत्पाद है। ये दोनों उसके विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा उसके विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है, यानी कि डेवलपमेंट इज स्पायरल नॉट लीनियर, ठीक है, डेवलपमेंट इज स्पायरल नॉट लीनियर। बालक का विकास जो है, विकास की गति रेखीय नहीं होती है, एक सीधी रेखा में नहीं चलती है, यानी कि जैसे कि विकास की जो गति होती है, मान लीजिए बालक की विकास की गति एक स्पीड से, उसके बचपन से ही, उसके शैशवावस्था से ही एक गति से स्टार्ट होती है और वो लगातार उसी गति पर नहीं चलती है, ठीक है, वो इस तरह से स्पायरल चलती है। स्पायरल चलने का ये मतलब है कि एक अवस्था में उसकी गति बहुत तेज़ होती है, लेकिन क्या होता है कि अगले स्टेज में जाकर के उसकी गति थोड़ी सी स्लो हो जाती है, यानी कि उसकी विकास की गति स्लो हो जाती है और किसी स्टेज में जाकर के फिर से वो गति तेज़ हो जाती है। तो इस तरह से विकास की गति को जो है आप स्पायरल कह सकते हैं, इस वजह से इसको स्पायरल कहा गया है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी समझने में दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपके सारी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि विकास की गति लंबवत नहीं होती बल्कि वर्तुलाकार होती है। वर्तुलाकार का मतलब होता है स्पायरल, और स्पायरल इस तरह से होता है, ठीक है। तो एक स्टेज में जो है बालक का विकास जिस गति से होता है, हो सकता है दूसरे स्टेज में उसकी गति धीमी हो जाए और फिर से अगले स्टेज में उसकी गति फिर से तीव्र हो जाए। इस तरह से उसकी गति स्पायरल होती है, न कि एक सीधी रेखा में गमन करती है। आगे बढ़ते हैं और ये जो है प्रिंसिपल है वो है प्रारंभिक विकास का असर, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। बच्चे का विकास उसके शुरुआती दिनों के विकास का प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास में। कहने का ये मतलब है कि जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है और उसके कुछ महीनों तक उसका जिस तरह से देखभाल किया जाता है वो उसके पूरी ज़िंदगी भर के विकास में बहुत ही ज़्यादा अहम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। तो यही कहा गया है कि शुरुआती दिनों में, जैसे कि शुरू के कुछ महीनों में उसका पोषण जिस तरह से होता है, उसकी मालिश, उसकी एक्सरसाइज, ठीक है, उसको जिस तरह से पोषण दिया जाता है, उसको जिस तरह से फूड उसको दिया जाता है, उस तरह से उसका विकास जो है, शुरुआती कुछ महीनों का विकास पूरे उसके जीवन भर मायने रखता है। अगर उसका शुरुआती के कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, 2-3 महीनों में उसका विकास जो है अच्छी तरह से नहीं होता है, तो हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी भर उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे का विकास उसके शुरुआती दिनों के विकास का प्रभाव पड़ता है। बच्चे के विकास में सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट यही होता है, प्रारंभिक विकास का असर। तो चलिए ठीक है, इतने कुछ जो है प्रिंसिपल्स हम लोगों ने देखे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें से हर आपके सीटेट के एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन बन जाता है और हर तरह के अलग अलग टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर क्लास आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।